हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है हमसे। भारत माता की जय। 1500 करोड़ रुपए हर रोज रसिया इस युद्ध पे खर्च कर रहा है। अगर रसिया पीछे हटता है तो इससे नुकसान रसिया को ही है। अगर रसिया जीत भी जाता है तो लगता नहीं कि यूक्रेन में कुछ बचेगा जिसे बेच के रसिया अपने युद्ध की भरपाई कर पाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहा है ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होते जा रहा है। लगता नहीं कि रसिया पीछे हटने के मूड में है या यूक्रेन हार मानने के मूड में है। अगर इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला तो परमाणु वार भी हो सकता है। अगर नाटो बीच में आया, अमेरिका बीच में आया तो भी हो सकता है कि परमाणु वार हो जाए। अगर रसिया यूक्रेन के बीच मीटिंग होती है और यूक्रेन ये कह देता है कि हम आपकी सभी शर्त को मानने के तैयार है, बस जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कर दे, तो लगता नहीं कि रसिया यूक्रेन को भरपाई कर पाएगा। क्योंकि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इतनी सारी पाबंदियां लगा दी है रसिया पे कि जहां रसिया की करेंसी रूबेल 30 रूबेल में $1 आती थी, अब 108 रूबेल में $1 आ रही है। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अमेरिका बिना लड़े ही रसिया को आर्थिक रूप से कमजोर करता जा रहा है और कहीं न कहीं इसका फायदा अमेरिका और चीन दोनों को हो रहा है। अगर किसी तरह रसिया ने पैसों की भरपाई कर भी दिया तो जो जानें युद्ध में गई है उसका भरपाई तो नहीं किया जा सकता। और इन जानों में एक जान भारत के कर्नाटक के रहने वाले जो यूक्रेन में पढ़ते थे नवीन की भी है। आज खबर के मुताबिक जब वो राशन लेने गए थे तो गोली लगने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है क्या भारत सरकार सो रही थी? क्योंकि कईयों ने आरोप लगाया है कि राजदूत ने वहां के पढ़ रहे विद्यार्थियों से कोई संपर्क नहीं किया, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में एक युद्ध के रणभूमि से अपने नागरिकों को सकुशल निकाल के वापस लाना वैसा ही है जैसे मगरमच्छ से भरे तालाब को पार करना। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैसे सरकार ने पहले ही सबको निकल जाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन युद्ध के बीच निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सुनने में आया था कि एयर इंडिया ने बच्चों से मतलब स्टूडेंट से डबल किराया भी वसूल किया था। इसके बाद सरकार ने गंगा नाम का एक अभियान चलाया और जिसके तहत लोगों को मुफ्त में वहां से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन में 80,000 से ज़्यादा विदेशी नागरिक रहते हैं या पढ़ते हैं, जिसमें अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन और हंगरी, मिस्र, यहाँ तक कि चीन के भी नागरिक हैं। अगर देखा जाए तो भारत ने अपने 4 मंत्री को विदेश रवाना किया, यानी यूक्रेन रवाना किया, जिसमें हंगरी, स्लोवालिया और आपका पोलैंड है, जहाँ पे किरण रिजिजू या सिंधिया जी को भेजा गया कि आप वहाँ पे जाइए और बच्चों को वहाँ से निकाल के लाइए। अगर देखा जाए तो अब डायरेक्ट यूक्रेन से फ्लाइट नहीं जा रही है बल्कि पड़ोसी राज्यों में जा रही है। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें तिरंगा लगा हुआ गाड़ी कोई भी बॉर्डर को क्रॉस कर रही है और बिना वीजा पोलैंड उसको अपने देश में आने दे रहा है। हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। लेकिन समस्या यह है कि सरकार डायरेक्ट ही यूक्रेन में अपना जहाज को नहीं भेज पा रहा, बल्कि जो उसका किनारे देश है जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, वहां जाने को कह रहा है। और ऐसे में डर यह होता है कि रास्ते में कोई भी हादसा होने का जो संभावना होता है वो अधिक होता है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि जो विदेशी है जैसे कि अमेरिकी, चीनी, फ्रांसीसी, ये लोग अपने नागरिकों को तो बहुत आसानी से निकाल लिए, फिर भारत को क्या समस्या हो रहा है? जबकि ये पूरा हकीकत नहीं है। असल में चीन अपने 6,000 नागरिकों को ही निकाल पाया है और अब वो निकासी अभियान को भी बंद कर दिया है क्योंकि युद्ध जो माहौल है वो बढ़ गया है। अमेरिका शुरू में अपने 900 कर्मचारियों को निकाल लिया था, निकाला नहीं था बल्कि वो खुद ही निकले थे। और अब अमेरिका भी अपना हाथ खड़ा कर लिया कि हम यूक्रेन में जाके अपने नागरिकों को नहीं निकाल पाएंगे। वहीं अगर आप ब्रिटेन, फ्रांस, मंगोलिया, आपको मिस्र, इन सब देशों की, नाइजीरिया, इन सब देशों की अगर बात करें तो इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं अपने नागरिकों के लिए, बल्कि बस एक दिशा निर्देश दे दिया कि आप सरकार का एक गाइडलाइंस को फॉलो करें, इससे आप बच सकते हैं। वहीं अगर आप जर्मन की बात करेंगे तो वो तो दूतावास बंद करके ही भाग गया। अगर इन सभी को तुलना किया जाए तो भारत जो निकालने का अभियान गंगा चलाया है, इन सभी विदेशी से बहुत बढ़िया चलाया है और प्रोसेस में भी है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, रसिया के खिलाफ जब भी यूएन में वोट करने का बारी आया, भारत ने खुद को पीछे कर लिया। अब देश में दो हिस्से में भी लोग बढ़ गए हैं, कुछ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू में रसिया सही लगा था, पर जिस तरह से मारकाट फैला है अब सही नहीं लग रहा, क्योंकि यूक्रेन कोई आतंकवादी को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। कूटनीति तरीके से भी इस समस्या का हल रसिया निकाल सकता था। रसिया एक बहुत ताकतवर देश है, फिर भी इसे 6 दिन लग रहे हैं कीव को कब्जाने में, यानी कि अब ये मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। जहाँ तक भारत का रोल है, तो भारत का रोल जो है वो कर्ण जैसा हो गया, क्योंकि कर्ण भी महाभारत में दुर्योधन के एक एहसान तले दबा था और कभी उस गलत कार्य को सही नहीं ठहराया। नतीजा महाभारत हुआ और कर्ण का जो प्रिय मित्र था दुर्योधन, वो हार गया। तो ऐसा लगता है जैसे अब रसिया को पीछे हट जाना चाहिए, भारत को रसिया को समझाना चाहिए। हम लोग तो एक आम नागरिक के अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, इस नाते बोल रहे हैं। जो भी सही नहीं लगती, कहीं ना कहीं से जब हो सकता है कि जिनके घर का गया नहीं उसको सही लग रहा हो, पर जब चला जाएगा तो वही युद्ध से आपको भी नफरत हो जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि युद्ध सही है और युद्ध रुक जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।